सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे दूसरे चैप्टर की, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से क्रिएट किया जाए। उसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर एक चार्ज की अपनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप लोग दूसरा कोई चार्ज लेके आते हो तो फील्ड में आने के बाद वो एक फोर्स महसूस करता है, जिसको आप लोग कूलम्ब फोर्स कहते हो। अब जो फोर्स कूलम्ब फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उन चार्जेस का नेचर क्या है। दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, और अलग अलग नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने चार्जेस को नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से दो डिफरेंट चार्जेस को जब एक सर्टेन दूरी के ऊपर रखेंगे हम लोग, सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, तो दो पोल का एक डायपोल तैयार होता है, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि मैग्नेट से मिलती जुलती है, यानी कि मैग्नेट के डायपोल की तरह दिखती है। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखा, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा गॉस लॉ, जिसमें क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसमें गॉस लॉ की बड़ी मदद मिली हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम लोग देखते हैं, जहाँ पर चार्ज जो है वो स्टेशनरी है। लेकिन जब भी बात होती है किसी मूविंग इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पर दो टर्म्स का समझा जाना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा होता है वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल, कि एक चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दो चीज़ों को समझे बगैर आप लोग मूविंग इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जा सकते। यानी कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पता है, या तो चार्ज स्टेशनरी है या फिर चार्ज मूविंग है। स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और मूविंग है तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है। लेकिन इन दोनों के बीच का एक तरीके से ब्रिज है ये चैप्टर, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, जिसमें मूविंग चार्ज को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि पोटेंशियल की मदद से ही चार्ज जो है वो मूव कर पाता है और इलेक्ट्रिसिटी बह पाती है। उसके अलावा एक और टॉपिक आता है, वो होता है कैपेसिटेंस। ये टाइम के साथ आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे उसके ऊपर, हम लोग बिल्कुल सिंपल टर्म उठाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ के आए हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब भी आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं जिस पर ऑलरेडी कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये चीज़ मैंने समझाई है। सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई स्प्रिंग है, इसमें एक जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जो कि एक पोजीशन के ऊपर है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है, जिसको आप लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हो, जिसको ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पर बनाए रखने में मदद करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके चला जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ कि मैंने तो फोर्स लगाया और एक स्प्रिंग फोर्स पहले से इसके ऊपर लग रहा है कंजर्वेटिव, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गए और नेगेटिव भी हो गए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है। तो जो वर्क मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाने में किया, वो वर्क स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी की मदद से ये अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है। सेम चीज जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होती है वही होती है कि अगर जमीन पे कोई चीज पड़ी हुई है तो इस वक्त तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हालांकि कोर इसके ऊपर एनर्जी लगा रहा है। अब मैं यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ और उसको h ऊंचाई तक लेके चला जाता हूँ। इसका मास m है। ठीक है। जैसे ही मैं इसको h ऊंचाई तक उठा के लेके चला गया तो एक एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ खींचेगा, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही ये इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, उस वक्त इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसके मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हाइट है उसके बराबर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, वो mgh लग रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, और ये भी याद रखिए कि दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो इसका मतलब इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर
जो पोटेंशियल एनर्जी है, खासकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो स्टोर हो गई है और उस एनर्जी की वजह से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस में, एक स्प्रिंग वाले केस में और एक इस ग्रेविटेशनल फोर्स वाले केस के अंदर, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बात अगर आप करोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई चार्ज, स्टेशनरी चार्ज पड़ा है, उसके पास दूसरा चार्ज लेके आओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जैसे कि स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स बना के रखता है, जिसको आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हो। उसी तरीके से एक चार्ज के आसपास जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स उसके आसपास क्रिएट करती है। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके पास आएगा, तो अगर वो दोनों सेम नेचर के होंगे तो रिपल्शन फोर्स लगेगा और उस रिपल्शन फोर्स की वजह से दूसरा चार्ज जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। वहीं अगर एक सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो भी कंजर्वेटिव ही होगा। तो अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी। भाई हम लोगों ने देख लिया कि स्प्रिंग के अंदर कैसा होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की कोशिश करेगी। वहीं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लोग ऊपर उठाओगे तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इस पोजीशन के ऊपर, और वो एनर्जी नीचे जाने की कोशिश करेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की कोशिश करेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से स्टोर हो, तो बड़ा सिंपल है। उसके लिए आप लोग मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q, जो कि पॉजिटिव है, जो कि बड़ा सा चार्ज है। इस चार्ज को आपको स्टेशनरी रखना है, फिक्स रखना है ओरिजिन के ऊपर, यानी कि ये चार्ज हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, ठीक है। तो होगा क्या कि ये अपनी एक फील्ड छोड़ेगा, मतलब फील्ड बनाएगा E, जो कि कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसी फील्ड के अंदर दो पॉइंट मैंने मान लिए हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है R, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं कि एक टेस्ट चार्ज Q लेके आता हूं जो कि सेम होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल इसी की तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको R से P तक लेके जाएंगे। भाई ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और इस चार्ज को R से P तक लेके जाता हूं, ठीक है। अब लेके भी कैसे जाता हूं, पहली चीज मान लीजिए, उसके अंदर दो रिमार्क समझने होंगे आपको। पहला रिमार्क तो ये है कि ये जो चार्ज Q है बड़ा वाला, ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसका जो फील्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अगर ये जरा सा भी इधर उधर होता है, मतलब इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो स्टडी जो है वो हम लोग ढंग से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहला रिमार्क तो ये है कि इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है। दूसरा रिमार्क ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, वो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो रिपल्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसके बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू में F इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि माइनस के अंदर है। तो अब आप लोग मुझसे कह सकते हैं कि अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज तो मूव ही नहीं करेगा, मतलब स्टेशनरी हो गया। भाई दोनों तरफ से एक जैसा ही फोर्स लग रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन ये इनफाइनाइटली स्लो स्पीड से हम लोग R से P तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब जो वर्क हम लोगों ने इसको R से P तक ले जाने में किया है, भाई R से ले गए P तक ले गए, ठीक है, R से उठा के P तक ले गए, तो क्या हुआ भाई, हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध काम किया, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम किया। अब P तक आते 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 क्या हुआ कि इस Q चार्ज में, टेस्ट Q चार्ज में आपकी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही आप लोग ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हो, क्या होगा, ये बिल्कुल शूट आउट हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसके ऊपर डोमेन जमा लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को बाहर फेंकेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन होगा। चूंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स से इसको दबा के रखा हुआ था, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा वो चार्ज का जो फोर्स है वो उसको बाहर की तरफ ही फेंकेगा, ठीक है। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को सेव करते हो। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सेव हुई थी P पॉइंट पे, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। दोनों एनर्जीज का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा, विच मीन्स जो आपकी
काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होगी। इसके अलावा कि देखिए पहले मैंने क्या किया था कि R से P तक मैं इसको लेके आया था, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था R, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि P से R का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको तय किया था। ठीक है, तो उस वक्त जो इसका वर्क लगा था, जो वर्क मैंने किया था वो क्या था, WRP इज इक्वल्स टू में यहाँ पर F एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय DR, जिसको हम लोग R से P में इंट्रीगेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने इसको रिमूव किया, एक्सटर्नल फोर्स को मैंने जब रिमूव किया, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी ये कूलम फोर्स है जो रिपल्शन लगाएगा वो एक्टिव हो गया। वो जब एक्टिव हो गया तो उस वक्त उसकी जो वर्क की जो वैल्यू थी वो थी FE मल्टीप्लाई बाय DR, जो कि R से P में था, लेकिन उसमें जो साइन लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा। भाई दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर ही लगे हैं, जैसा कि मैंने बताया था। पहले मैं इसको R से P तक लेके आया तो एक्सटर्नल फोर्स लगा ये वाला, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो ये वाला फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों बराबर हैं, दोनों की बस डायरेक्शन डिफरेंट है और उनका जो टोटल वर्क होगा WRP होगा, इसको WRP लिख सकते हैं। और यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जैसे जैसे इस टेस्ट चार्ज Q को मैं पास लेके जा रहा था, हर पॉइंट पर, हर स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। समझ रहे हैं भाई? R से मैं इसको यहां लेके आया, ठीक है, थोड़ा पास लेके आया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू घटती जा रही है। थोड़ा और आगे चले, फिर R की वैल्यू घटी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। इसी तरीके से P पर सबसे ज़्यादा, इस लाइन में P पर सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक सर्टेन वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? भाई P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू, R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू, इस P वाले पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा होगी, इस R वाले पॉइंट पे सबसे कम होगी। P वाले में से R वाले को घटा दीजिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकल के आएगा कि नहीं? सिंपल है। तो यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू में UP माइनस UR इज इक्वल्स टू में WRP भी लिख सकते हो उस चीज़ को आप। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है और ये जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। अब इस इक्वेशन में आपको एक बात समझ में आती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो बेसिकली डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर। यानी कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो सिंपली हमें इस फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पाथ का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसे ये वाला पाथ ही लिया हो, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पाथ ले सकता है, कितना ही लंबा ले सकता है, उससे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मैंने कोई चीज़ ज़मीन से उठाई और ऊपर ले आया, अब अगर मैं इसको किसी भी पाथ से नीचे फेंकूं, गिरना इसने नीचे ही है। इसकी इनिशियल पोजीशन ज़मीन थी, फाइनल पोजीशन इसकी जो मेरे हाथ में इसको ऊपर लेके आया हूँ इससे एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग नोट कर पा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है? वो सिंपली वर्क है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक R है एक P है। हम लोगों ने देख लिया कि R के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कम लगती है क्योंकि यहाँ पर फील्ड जो है वो कमज़ोर हो जाती है क्योंकि ये दूर है चार्ज से। लेकिन P पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये चार्ज के ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर चार्ज को लाने में कम वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर चार्ज को लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए यहाँ की एनर्जी कम है और यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात होती है, वो एक्चुअली वर्क की बात होती है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है। क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी जो है वो आपस में स्टोर किए जाते हैं, वर्क को एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि एक तो पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, दूसरा यहाँ पर एनर्जी का असली मतलब यहाँ पे वर्क ही है।
मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे सेव किया जाए और उसके बाद वो कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखा जाए। देखिए आगे चल के हमें सिंगल चार्ज या फिर मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है। अब आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।